तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन में हम लोगों ने कितना पढ़ा था अभी तक? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि माउस के अंदर मतलब बक्कल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन होता है, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टमक में क्या क्या डाइजेशन होता है। तो इसको एक बार और रिवाइज करके फिर आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने ये देखा था कि भाई जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना पहले कहाँ जाता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में दो चीज़ें हैं, एक तो टूथ है या टीथ कह लीजिए, और दूसरा है टंग। टीथ से हम उसको च्यू करते हैं, और टंग का काम है उसको जो सलाइवा आकर के फूड में मिलता है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। और जब भोजन को च्यू करके उसमें सलाइवा को अच्छे से मिला दिया जाता है तो बन जाता है बोलस। बोलस को हम क्या करते हैं? डिग्लूटेट करते हैं। डिग्लूटेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको निगल जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब हम निगलते हैं तो वो जाता है स्टमक में। अब माउस के अंदर आपने देखा कि क्या चीज़ मिलता है उसमें? सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? तो आपने पढ़ा था सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट होता है, और दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। इसका काम ये होता है कि जो भी भोजन में बैक्टीरिया हो उनको मार दे। जो टाइलिन होता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, इसका काम है कि कार्बोहाइड्रेट को मतलब पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदल दे। ये डाइसेकेराइड में किस पीएच पे बदलता है? तो 6.8 पीएच पे बदलता है। कितने पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में बदल देता है? तो 30% जो आपका पॉलीसेकेराइड है उसको ये माल्टोज में दैट इज डाइसेकेराइड में बदल देता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि बक्कल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्कल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो डाइसेकेराइड में 30% अमाउंट में टूट जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एट द पीएच 6.8। ठीक, तो कुल मिला के आपके बक्कल कैविटी में समझ लीजिए कि आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया है। इसके बाद खाना आ गया पेट में। अब पेट के अंदर क्या क्या है? तो मैंने बताया था कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी? म्यूकोसा के अंदर। तो म्यूकोसा में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज़ें होती हैं, तीन सेल होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है आर्जेंटिक सेल। आर्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है पैराइटल सेल। इसका काम है एचसीएल सिक्रीट करना और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करना। एचसीएल का क्या काम है? एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टमक के पीएच को मेंटेन करता है, मतलब इसको एसिडिक पीएच की ज़रूरत होती है। तो कितना पीएच रहता है पेट के अंदर? तो होता है 1.8। ठीक, मतलब बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। जो पेट का मीडियम होता है, मतलब पेट के अंदर समझो कि बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का तेजाब भरा रहता है, जिसका कि पीएच होता है 1.8। और ये 1.8 पीएच बनता कैसे है? तो ये बनता है किस चीज़ से? ये बनता है आपके HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सिक्रीट करता है? तो ये ऑक्जेंटिक सेल करता है या पैराइटल सेल करता है। दूसरा मैंने बताया कि ऑक्जेंटिक सेल दूसरी क्या चीज़ सिक्रीट करता है? तो दूसरा करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। उस दिन भी मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। और विटामिन B12 का शरीर में काम क्या होता है? तो विटामिन B12 का काम है कि आरबीसी का मैचुरेशन करना। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए हमारे अंदर तो क्या हो जाएगा कि एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। और इस खून की जो कमी होती है विटामिन B12 की के कमी के कारण उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैंने आपको बताया कि जो पेट के अंदर ग्लैंड होती है उसमें तीन तरीके की सेल पाई जाती है। पहला होता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, जिसका काम है HCl सिक्रीट करना, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करना। इन दोनों का काम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेप्टिक सेल या चीफ सेल। पेप्टिक सेल या चीफ सेल। पेप्टिक सेल या चीफ सेल का क्या काम होता है? तो ये करता है पेप्सिनोजन सिक्रीशन। पेप्टिक से नाम ही चल रहा है कि पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है। पेप्सिनोजन क्या होता है कि जो एक एंजाइम होती है पेप्सिन, उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है पेप्सिनोजन। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो पेप्सिनोजन होता है इसका काम क्या होता है?
तो पेप्सिनोजन जब सिक्रीट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। पेट के अंदर HCl भरा है, जैसे HCl के संपर्क में पेप्सिनोजन आता है ये एक्टिव बन करके किस में बदल जाता है, ये हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। किस में तोड़ता है, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में। तो पेट के अंदर क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो रहा है। और तीसरा जो सेल्स होती हैं वो होती है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल का काम है म्यूकस सिक्रीशन करना। अब म्यूकस का काम क्या है ये मैं अभी और आगे बताऊंगा। आप लोगों को ऐसे भी पता है कि म्यूकस का काम ये है कि वो एक कवरिंग बनाता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इसका फायदा क्या है अभी आगे मैं पढ़ के इसको बताऊंगा और फिर आपको समझा रहा हूँ। तो कुल मिला के आपने स्टमक मतलब पेट के अंदर किसका डाइजेशन हो रहा है, पेट के अंदर डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन कर रहा है। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को प्रोटीनेज और पेप्टोन्स में तोड़ दे रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि माउथ में शुरू होता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का और पेट में शुरू होता है किसका, प्रोटीन का। ठीक, तो ये आप समझ जाइए कि भाई माउथ में कोई पूछे कि किसका डाइजेशन शुरू होता है या डाइजेशन होता है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर आगे बढ़ेगा खाना, पेट में आएगा, पेट में किसका डाइजेशन शुरू होता है, तो होता है प्रोटीन का। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पेट के आगे बढ़ेंगे भैया। तो पेट के आगे क्या आ जाएगा, अच्छा स्टमक के अंदर एक चीज और पॉइंट आप जान लीजिए। वैसे मैंने फार्मूला भी आपको बताया था और ये फार्मूले में एक साथ कभी आपको रटाऊंगा और ये आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। खैर ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे कि फार्मूले क्या हैं, रामबाण हैं। अब फिलहाल आप पहले इसको समझ लो। इसमें एक चीज और होती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि पेट में पाया जाता है किसके, इन्फेंट के। रेनिन दूध पचाए बच्चा, इसका फार्मूला था। रेनिन दूध पचाए बच्चा का मतलब कि रेनिन जो होता है बच्चों में पाया जाता है, मतलब इन्फेंट में पाया जाता है, मतलब 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है इन्फेंट। तो रेनिन जो है, रेनिन एक एंजाइम है जो कि बच्चों में पाया जाता है, जो कि इन्फेंट होते हैं, 1 साल से कम वाले बच्चे होते हैं। और इनका काम है दूध के प्रोटीन का पाचन। दूध पचाए मतलब दूध में जो प्रोटीन होता है केसीन, उसका जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है, रेनिन करता है। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आपको स्टमक तक पढ़नी थी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले भैया हम लोग जो है पढ़ लें। पहले मैं आपको यहां से पढ़ रहा हूं स्टमक से। स्टमक के बाद जितना आप है इसको एक बार समझ जाएंगे। फिर आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है ये आगे आप पढ़ेंगे। तो पहले देखो लिखा हुआ कि द स्टमक स्टोर्स द फूड 4 to 5 आवर्स। मतलब ये है कि स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे तक पेट के अंदर खाना रहता है। फूड मिक्सेस थारोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाई चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। खाने को पेट के अंदर जो है गैस्ट्रिक जो वाल होती है उसके बीच में पीसा जाता है जिससे कि बन जाता है खाना, उसको बोलते हैं काइम। जो लपसी टाइप बन जाएगा उसको बोला जाएगा काइम। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। और जो प्रो एंजाइम होता है मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आकर के एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, स्टमक के अंदर पाया जाता है। ठीक, इसके बाद द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द lubrication एंड द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है भैया जी कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस होता है, म्यूकस मैंने बताया कि जो पेट के अंदर में आपके पास क्या होते हैं, म्यूकस नेक सेल होते हैं। म्यूकस नेक सेल का काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कहाँ से करते हैं, बाय द हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे क्या करते हैं कि पेट की म्यूकोसा को बचाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है
अभी मैं इसको और थोड़ा आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बाद HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 और HCl जो होता है वो आपको एसिडिक pH प्रोवाइड करता है 1.8 pH, मतलब सोचो कितना हाईली एसिडिक। रेनिन ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो इसमें मेन जो चीज है उसको आप समझो कि जैसे ये मान लो पेट है किसी का, स्टमक है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा ही था भाई कि स्टमक हो या जो भी आपकी पूरी इंटेस्टाइन है उसमें 4 लेयर होता है। सबसे बाहर सिरोसा होता है, फिर मस्कुलरिस होती है, फिर सब म्यूकोसा, फिर अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है भैया जी? तो सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो होती है म्यूकोसा। मान लीजिए कि ये है म्यूकोसा, ठीक, ये हो गई म्यूकोसा, ये हो गई म्यूकोसा, मतलब ये जो ब्लैक वाली है म्यूकोसा। अब आपको पता है कि पेट के अंदर में गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक, जो ये पेट के अंदर पेट के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। मान लीजिए कि ये स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भरा है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? ये होता है एसिडिक, एसिडिक होता है, एसिड होता है, एसिडिक होता है। और इसका पीएच कितना होता है? पीएच इसका भैया पीएच जो होता है वो कितना होता है? 1.8। 1.8 का मतलब जानते हैं? बहुत ही हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक मतलब तेजाब समझिए, मतलब ये है कि ये बहुत समझो तेजाब भरा है पेट के अंदर। अब अगर पेट के अंदर तेजाब भरा है तो अगर ये तेजाब पेट जो कहीं पे अगर इस तेजाब को डाल दिया जाए, मान लो किसी के चमड़े पे, लोग देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि बहुत के चेहरे पे तेजाब फेंक देते हैं। तेजाब फेंकने से पूरा चेहरा जल जाता है। तो आप सोचो जब इतना ज़बरदस्त तेजाब पेट के अंदर भरा हुआ है तो अगर ये इसमें छू जाए तो ये जल जाएगा कि नहीं? जो आपकी म्यूकोसा है पेट की, अगर इसके अंदर में ये तेजाब लग जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन ये जलता नहीं है कि नहीं? मान लीजिए इतना तेजाब भरा है लेकिन हम लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद तेजाब उसके अंदर इतना ज़बरदस्त तेजाब भरा हुआ, लेकिन किसी का पेट जल नहीं रहा, किसी का कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऐसे लेयर बनी रहती है, मतलब समझो कि इसको पॉलिश चढ़ा दी गई, कोटिंग कर दी गई। और ये जो लेयर होती है ये किसकी होती है? ये लेयर जो होती है ये म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट आयन, ये जो है एक समझो लेयर रहता है बाइकार्बोनेट आयन प्लस म्यूकस का, इसके ऊपर ऐसे ही एक परत चढ़ी रहती है। इसी कारण से जो ये तेजाब है ये म्यूकोसा से, ये जो अंदर की चमड़ी है पेट के अंदर, उससे नहीं लग पाती, मतलब ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसीलिए हम लोगों को पेट में जलन नहीं होती है। ठीक, अब ये सोचो कि कुछ लोगों को देखते होंगे कि पेट में जलन हो जाती है। अच्छा, अब 2 चीज़ें, पहले तो ये जान लो, ये म्यूकस, दूसरा ये बाइकार्बोनेट आयन। म्यूकस कहाँ से आएगा? अगर किसी के पेट में ये वाली जो लेयर बनी हुई है, अगर ये लेयर किसी तरीके से टूट जाए, या पता चला यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे ये जो पॉलिश है, मतलब म्यूकस और बाइकार्बोनेट की जो लेयर है वो ख़त्म हो गई, ख़त्म होते ही एसिड क्या आएगा? आकर के सीधा म्यूकस से लग जाएगा। ये जो एसिड है सीधा म्यूकोसा से आके टच हो जाएगा, और म्यूकोसा से जैसे ही टच होगा म्यूकोसा जल जाएगी। जल जाएगी तो क्या होगा? बहुत तेज जलन होगी पेट में, और ऐसे जल जाएगी तो यहाँ घाव भी बन जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से खून भी निकलने लगेगा। तो होता क्या है कि अब पहले तो आप ये समझ लो कि ये पेट को जो बचाने वाली ये लेयर है, ये बन किससे रही है? जो आपको पेट बचाएगी वो कौन बचाएगा? तो पेट बचाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो बाइकार्बोनेट आयन चाहिए और दूसरा म्यूकस चाहिए। म्यूकस कहाँ सिक्रीट होगा?
म्यूकस के लिए आपने पढ़ा कि ये किससे सिक्रीट होता है, ये होता है म्यूकस नेक्स्ट सेल, मतलब पेट के अंदर जो ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें एक म्यूकस नेक्स्ट सेल पाया जाता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस यहाँ मिल गया। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आएगा भैया? तो बाइकार्बोनेट के बारे में आपने पढ़ा था कि ये पाया जाता है सलाइवा में। सलाइवा मतलब लार, जो सलाइवा बनता है ऊपर। सलाइवा में आपने पढ़ा था क्या क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, ठीक, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन नहीं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट हमको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा ऊपर से, सलाइवा से। तो हमारा पेट कब ज़्यादा सुरक्षित रहेगा? जब ढेर सारा सलाइवा बने, क्योंकि जब सलाइवा होगा तभी बाइकार्बोनेट मिलेगा, और बाइकार्बोनेट की बहुत ज़रूरत है पेट को बचाने के लिए कि पेट में जलन ना हो, पेट में घाव ना हो। तो अब बाइकार्बोनेट कैसे बढ़ेगा? तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा जब ढेर सारी लार बने। अब लार कैसे बनेगी? लार तब बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने को कूच के खाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसीलिए कहा जाता है कि खाने को हम लोगों को कितनी बार कूचना चाहिए? 32 बार कूचना चाहिए। जब आप खाने को 32 बार कूचेंगे तो समय मिल जाएगा कि लार बन पाए। आप कभी भी खाने को 32 बार कूचिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कूचिए तो आप देखते होंगे कि मुंह में धीरे धीरे पानी ढेर सारा भर जाता है। तो पानी क्या है? वो लार है। और जब ढेर सारा लार बनेगा तो ढेर सारा बाइकार्बोनेट पेट में जाएगा, तो पेट को सुरक्षा करने के लिए जो बाइकार्बोनेट की ज़रूरत है वो मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि भाई ये एसिड थोड़ा कम बने, ठीक। अब एसिड जो है अगर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और एसिडिक हो गया तो सीधी बात है इसको कहीं भी मिल जाएगा, तुरंत जला देगा पेट को और घाव बन जाएगा। अब एसिड किससे बनता है? तो एसिड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी 3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है? एक है चाय। तो भाई देखो, चाय नहीं पीना चाहिए। चाय पियेंगे अगर तो एसिड ज़्यादा बनेगा, और एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो पेट में कुल मिला करके समझो तेजाब ज़्यादा बन जाएगा, और वो कुल मिला के पेट को जला सकता है, पेट में घाव बना सकता है। तो इसलिए जिन लोगों के पेट में जलन रहती है, जिनके पेट में दर्द रहता है, उनको चाय पीना बंद कर देना चाहिए। दूसरा, एक तो आपको क्या करना है कि भाई इसमें क्या करना है कि आपको चाय नहीं पीना है, क्योंकि चाय पीने से एसिड बनेगा। दूसरा होता है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड मतलब कि जैसे आप बहुत तेल मसाला वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत लोग मिर्चा बहुत खाते हैं, तो आपको कोई भी स्पाइसी, जैसे मिर्च नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, बहुत तेल घी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। अगर आप सादा भोजन करेंगे तो बहुत एसिड नहीं बनेगा, और एसिड कम बनेगा तो आपका पेट सुरक्षित रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे और इस तरीके के करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेट में जलन हो जाएगी, पेट में घाव हो जाएगा। और तीसरा होता है टेंशन। टेंशन लेने से भी जो लोग बहुत ज़्यादा हड़र बड़र एकदम से टेंशन में लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं रात दिन, उनको कभी शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो उनके अंदर भी एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है और उसको कुल मिला करके पेट में दर्द होने लगता है। तीसरा ये कि बहुत गर्म खाना। तो जिन लोगों के पेट में देखो जलन होती है, जिनको खट्टी डकार आती है, जिनको गले में जलन होती है, इन लोगों को क्या क्या करना है? तो पहली बात तो भैया बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, मतलब ये है कि एकदम से सिंपल सादा भोजन करना है। दूसरा, चाय तो एकदम से पीना बंद कर देना। देखो चाय एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, चाय तो एकदम से बंद कर दो पीना, क्योंकि चाय के बारे में अगर पढ़ोगे तो चाय पीने से 2 चीज़ें, तो एक तो एसिड ज़्यादा बनता है जिससे पेट में दिक्कत हो जाएगी, गैस बनेगी, पेट में दर्द रहेगा, गले में जलन होगा और भी तमाम समस्याएं होंगी। और दूसरा, चाय पीने से कैल्शियम और आयरन दोनों का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कैल्शियम के लिए ज़रूरी है तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम नर्व कंडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो कुल मिला के अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक, झुंझुनाहट हो जाएगी, और इस तरीके की तमाम समस्याएं जो है, सुन्न हो जाना, टाँच पकड़ना, ये सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं लोगों को। तो इसलिए चाय पीने से ये समझो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो, जिनको कमर में दर्द हो, जिनको पैर में दर्द हो, इन लोगों को ये बता दो कि पहली बात तो चाय पीना बंद कर देंगे। दूसरा, चाय पीने से क्या दिक्कत है? दूसरा, चाय पीने से दिक्कत ये है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। और आयरन की ज़रूरत किसके लिए है? आयरन की ज़रूरत है खून बनने के लिए। तो अगर आप चाय पियोगे तो सीधी बात है आपको आयरन कमी हो जाएगी, खून कम हो जाएगा तो कमजोरी हो जाएगी। तो चाय पीने से 2 नुकसान है, क्या 3 नुकसान। पहली बात तो पेट में घाव बन सकता है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, गले में जलन शुरू हो जाएगा, पेट में गैस बनने लगेगा।
दूसरा, चाय पीने से कैल्शियम की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, शरीर में दर्द, टाँच पकड़ना, झुंझुनाहट, ये सब समस्या शुरू हो जाएगी। और तीसरा, चाय पीने से आयरन की कमी होगी, जिससे कि आपके अंदर में शक्ति कम हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, तो आपको कमजोरी महसूस होगी। तो चाय एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दूसरा, मैंने बताया कि अगर टेंशन आप ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मोह माया बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप को एकदम से संतुष्ट रखिए, अच्छे से भोजन करिए। और तीसरा, आपको ये बताया गया कि भाई आपको क्या करना है कि बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना है। मतलब ये कि बाहर के जितने भी, जैसे चाउमीन है या इस तरीके के जितने भी गोलगप्पा है, चाट है, पकौड़ी है, और जो भी फास्ट फूड इस तरीके के बनते हैं, या घर में जो है जो चाट पकौड़ी और ये रसगुल्ला जलेबी और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि मतलब स्पाइसी होते हैं, जो तेल वोल ज़्यादा जिसमें यूज होता है, उससे एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिड ज़्यादा होता है। अब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसे खाते रहते हैं, दिन भर चाट पकौड़ी खाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें क्यों दिक्कत है? भाई देखो, ऐसा है कि भगवान ने जो भी ये मशीन बना के आपको दी है, इसमें जिसकी जितनी क्षमता है वो उस तरीके से कार्य करेगी। ये कोई नहीं है कि जैसे मान लो कोई आदमी बहुत मजबूत भगवान ने बना दिया और वो 1 कुंटल उठा रहा है, तो क्या आप भी देख करके यही करेंगे नहीं हम भी 1 कुंटल उठाएंगे? अगर आपकी मशीन उतनी मजबूत नहीं है, आप उतने मजबूत नहीं हो, तो 30 किलो उठा पाओगे। तो इस तरीके से जिसको समस्या है, जैसे कोई हो सकता है 10 चाय पी रहा हो, आप कहेंगे भाई वो तो 10 चाय पीते हैं, उनको कभी जलन नहीं होती। तो भैया अगर आपको भी जलन नहीं हो तो आप पी सकते हो, लेकिन जिन लोगों को जलन हो रही हो इस बात को समझ लें कि उनकी मशीन उतनी कमज़ोर है, उनके मशीन में इतना दम नहीं है, इसलिए उनको क्या करना है, उनको परहेज करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कब तक परहेज करना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की मशीन मजबूत है, कोई आदमी ज़्यादा मजबूत है 1 कुंटल उठाता, और आपकी कमज़ोर हैं, आप 30 किलो उठा पा रहे हैं। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि हम कब तक 30 किलो उठाएं, किस दिन 1 कुंटल उठाने लगे तो कभी 1 कुंटल उठा पाओगे? तो इसलिए परहेज कुल मिला करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन करना पड़ेगा जब तक आपको स्वस्थ रहना है। अगर आपकी आंत कमज़ोर है, आपके पेट में इस तरीके की समस्या है, तो आपको करना पड़ेगा, जिनका जैसा उस तरीके से व्यवस्था करना है। कुल मिला के इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो है, मैंने बता दिया। तो कुल मिला करके ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 साल पहले आया था। 2 साल क्या, हमें लग रहा है पिछले या पिछले साल आया, पिछले साल, बल्कि पिछले साल ही आया था कि ये बताओ भैया स्टमक की म्यूकोसा जो होती है वो किस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहती है, किससे सुरक्षित रहती है? तो वो होता है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ठीक, तो इसमें मैंने एक फार्मूला भी बनाया था, और उसी फार्मूले से ज़्यादातर लोगों ने फटाफट क्वेश्चन सही कर लिया था। उसमें था पेट बचाए बाइकर मुका। अब इसमें क्या होता है, इतनी कहानी मैंने सुना दिया तो लगभग मुझे लगता है कि आपको याद ही रहेगा, लेकिन ये पेट बचाए मतलब पेट को कौन बचाता है जलने से या पेट में घाव बनने से? तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई, मतलब स्टमक की जो म्यूकोसा होती है किससे प्रोटेक्टेड रहती है? बाई बाइकर मतलब बाइकार्बोनेट आयन, प्लस मुका मतलब म्यूकस। तो जो म्यूकस होता है वो बाइकार्बोनेट, ये दोनों मिला करके वहाँ एक लेयर बनाए रहते हैं, इसीलिए जो तेजाब होता है, जो एसिड होता है पेट का, वो म्यूकोसा से टच नहीं हो पाता और वो बचा रहता है। ठीक, तो कुल मिला करके हम लोगों ने यहाँ तक की कहानी पढ़ ली है। अब आगे पढ़ो। इसमें लिखा है वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वेरियस टाइप के मूवमेंट होते हैं। ठीक, मतलब आंत जो होती है वो चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद दीज मूवमेंट हेल्प इन ए थारो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन एंड देयर बाई फैसिलिटेट डाइजेशन। अब जैसे देखो कि हर जगह जैसे जैसे खाना बढ़ रहा आगे, उसमें क्या रहा है कि अलग अलग जगह पे उसमें एंजाइम मिलाया जा रहा है, उसमें जूस मिलाया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि जब आपने खाना खाया तो मुंह के अंदर में उसमें जूस मिलाया गया जिसको बोला गया सलाइवा। फिर जब खाना आगे बढ़ा पेट के अंदर आया तो पेट के अंदर भी एक जूस मिलाया गया जिसको बोला गया गैस्ट्रिक जूस। अब ये खाना और आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में भी एक जूस मिलाया जाता है जिसको बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, तो जैसे जैसे आगे खाना बढ़ेगा उसमें पचाने वाला जूस मिलाया जाएगा
तो वही ये कहा जा रहा। और सब जगह आगे खाना बढ़ाने के लिए क्या होता है कि उसमें मोशन होता है, मूवमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा कि भाई हमारी जीभ चलती है, फिर जीभ ने हेल्प किया, और यहाँ पे जितने भी आपने फेरिंग्स देखा, फेरिंग्स में जो भी मतलब ग्लाटिस है, एपिग्लॉटिस है, फिर पीछे इसोफेगस है, तो वहाँ जो डिग्लूटिशन में सभी मूवमेंट हुआ, जीभ ने मूव किया। फिर इसके बाद आपने देखा कि भाई आपके इसोफेगस में भी मूवमेंट होता है, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। फिर स्टमक में भी पीसने के लिए मूवमेंट हो रहा है, जिसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। फिर आगे जो है इंटेस्टाइन में, मतलब जो छोटी आंत है, उसमें भी मूवमेंट होता है, और उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो कुल मिलाकर के ये मूवमेंट इसलिए होता है कि ये खाना कैसे आगे बढ़ता रहे, ठीक। तो और हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा। मुंह के अंदर सलाइवा मिलाया गया, सलाइवा में आपने देखा कि डाइजेशन किस चीज का करने वाली एंजाइम है, तो कार्बोहाइड्रेट को। फिर आगे बढ़े, देखा पेट के अंदर में भी भैया आपके गैस्ट्रिक जूस मिलाया गया। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर अब और आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट हो रहा है, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जिसका काम है खाने को आगे बढ़ाना। और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड होती हैं, जो कि अपने सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करती हैं, पोर करती हैं, वहाँ पे आकर के वो खाने में मिल जाता है, ठीक। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा है, इससे भी अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। ये सब आप लोग जब पढ़ेंगे, MBBS पढ़ेंगे, तब आप जान पाएंगे मूवमेंट भी अलग अलग होता है। जैसे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरीके मूवमेंट है। एक तो मूवमेंट इसलिए है कि जितना भी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस डाला है वो खाने में अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक। और दूसरा होता है प्रोपोगेटरी मूवमेंट। प्रोपोगेटरी मतलब अब खाने को आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट अलग टाइप का होता है, और खाने में जूस मिलाने के लिए मूवमेंट अलग टाइप का होता है। तो कुल मिला के बस आप इतना जानो कि जितनी आंत है, ऊपर से लेके मुंह से ही समझो सब जगह पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, और उसके अपने अलग काम है। दो ही काम है, एक तो उसके खाने में जो कुछ जूस है वो मिल जाए, और दूसरा ये है कि खाना फिर आगे बढ़ाया जाए। तो देखो, these movement help in thorough mixing up of food with the various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are secretions released into small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में कौन कौन जूस खाने में मिलाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था, अभी मैं फिर फोटो बना के देखो। मैं लीवर से आपने देखा था कि लीवर से निकलता बाइल। बाइल के लिए आपने देखा था कि भाई लीवर में दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। लेफ्ट लोब और राइट लोब से एक एक हेपेटिक डक्ट निकलता है। हेपेटिक डक्ट जो होता है जाके जो है गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेता है। कॉमन बाइल डक्ट जो है जाता है डुडेनम में, खुलता है अलॉन्ग विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में जब कॉमन बाइल डक्ट मिल जाता है तो उसको बोला जाता है कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन वाला है, के एक वाल्व लगा था, उसका नाम था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये कहाँ, डुडेनम में जाकर के खुलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखो क्या क्या जूस जाकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है। देखो पहला तो लीवर से गया, डुडेनम में खुल गया, तो लीवर से निकलता बाइल, तो बाइल जाएगा भाई खाने में मिलेगा। इधर पैंक्रियास से आकर के मिल जाएगा, तो पैंक्रियास से क्या जाता है, पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर में भी म्यूकोसा में ग्लैंड होती हैं, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और मैंने आपको ये बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो म्यूकोसा होती है वो थोड़ी सी अंदर घुसी होती है सब म्यूकोसा में, और वहाँ पे एक क्रिप्ट टाइप बना देती है, जिसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन। और क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन में ही सभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपने सिक्रीशन को पोर करती हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरीके का जूस आकर के खाने में मिल रहा है। लीवर से आया बाइल, पैंक्रियास से आया पैंक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है वहाँ से आ गया इंटेस्टाइनल जूस। तो 3 तरीके के जूस खाने में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। पहला बाइल, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। अब आगे पढ़ो। इसमें लिखा पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये बात मैंने बताई दिया कि भाई जो बाइल होता और पैंक्रियाटिक जूस वो किससे आकर के डुडेनम में खुलेगा, तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर में क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिनोजन इज ए
activated by an enzyme enterokinase secreted by intestinal mucosa into the trypsin into active trypsin which in turn activate the other enzyme in the pancreatic juice। तो अब मैं देखो इसमें अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में क्या क्या डाइजेशन हो रहा है।